morning dear students, welcome back. In this session we are going to learn about the next chapter in geography, agriculture. As you all know dear student that India's primary activity or main activity is agriculture. Agriculture जो है mostly हमारी जो भारत जो है वो उसकी जो मेन एक्टिविटी है वो क्या है, एग्रीकल्चर है। यहाँ पे 2/3 पॉपुलेशन जो है वो किसके ऊपर डिपेंड है, एग्रीकल्चर के ऊपर डिपेंड है। अभी आपको सभी को पता है कि एग्रीकल्चर को हम वैसे तो कृषि कहते हैं। एग्रीकल्चर दो शब्दों से मिलकर बना है, ऑफ 2 वर्ड्स, एग्री प्लस कल्चर। एग्री का मतलब होता है फील्ड, एग्री का मतलब होता है फील्ड, और कल्चरा का मतलब होता है ग्रोइंग ऑफ क्रॉप्स। और कल्टीवेशन ऑफ क्रॉप्स। ओके, तो एग्रीकल्चर है वो लैटिन भाषा के दो शब्दों से मिलकर बना है, एग्री प्लस कल्चर। एग्री फील्ड्स, कल्चर मतलब ग्रोइंग ऑफ क्रॉप्स और कल्टीवेशन। सो आप सभी को पता है कि एग्रीकल्चर कृषि है, हमारी मोस्ट जो पॉपुलेशन है वो किसके ऊपर डिपेंड है, एग्रीकल्चर के ऊपर डिपेंड है। तो एग्रीकल्चर है क्या? एग्रीकल्चर इज द साइंस एंड प्रैक्टिस, कि एग्रीकल्चर एक ऐसी साइंस है, एक ऐसी प्रैक्टिस है, okay, of farming. Agriculture is a science and practice of farming in which we include cultivation of soil for growing of crops and rearing of livestock. मतलब एक एग्रीकल्चर एक ऐसी साइंस एंड प्रैक्टिस है साइंस एंड प्रैक्टिस ऑफ फार्मिंग। इसमें हम क्या करते हैं, ये एक ऐसी साइंस है, एक प्रैक्टिस है ऑफ फार्मिंग इन विच वी कल्टीवेट द सॉइल। हम क्या कर रहे हैं, सॉइल को कल्टीवेट कर रहे हैं। ओके, सॉइल को हम कल्टीवेशन ऑफ सॉइल का मतलब क्या होता है कि जब हम कृषि करने से पहले जब हम अपनी भूमि को तैयार करते हैं तो हम उसे क्या कहेंगे, कल्टीवेशन ऑफ सॉइल। कल्टीवेशन ऑफ सॉइल हम किसके लिए करते हैं, फॉर ग्रोइंग ऑफ क्रॉप्स एंड सेकेंड हम किसके लिए करते हैं, रियरिंग ऑफ एनिमल्स। ओके, अभी आप ये सोचोगे कि ग्रोइंग ऑफ क्रॉप्स तो हमें समझ में आ रहा है, व्हाट इज रियरिंग ऑफ एनिमल्स? तो रियरिंग ऑफ एनिमल्स को हम क्या देते हैं, लाइव स्टॉक। ओके, देखो डियर स्टूडेंट्स, जब हम एग्रीकल्चर की बात करते हैं तो हमारे माइंड में पहले से ये आ जाता है कि किसकी बात हो रही है, ग्रोइंग ऑफ क्रॉप्स। हमारे आगे एक सीन क्रिएट हो जाता है कि जिसमें एक फार्मर है और वो क्या कर रहा है, सिर्फ खेती कर रहा है। देयर इज अ मैन एंड ही इज वर्किंग इन हिज फील्ड। ओके, तो अभी इसमें रियरिंग ऑफ एनिमल्स भी इंक्लूड किया जाता है। ये जब दोनों टर्म मिल जाती है तभी हम इसे क्या कहते हैं, एग्रीकल्चर कहते हैं। रियरिंग ऑफ स्टॉक का मतलब होता है पशु पालन। आप सभी को पता है जितने भी किसान वगैरह होते हैं वो अपने पास में पशु तो रखते ही है। तो हमारे जो ग्रामीण क्षेत्र है उनमें क्या होता है, किसान खेती के साथ साथ, कृषि के साथ साथ पशुपालन भी करते हैं। दैट्स वाई एग्रीकल्चर में ये दोनों चीज़ें इंक्लूड होती है। एग्रीकल्चर का मेन मोटो है, एग्रीकल्चर हमें क्या प्रोवाइड करता है, एग्रीकल्चर हमें प्रोवाइड करता है फीड, हमें फीड करता है, फूड प्रोवाइड करता है, एंड हमें क्या प्रोवाइड करता है, रॉ मटेरियल। ओके, एग्रीकल्चर से मतलब हमारी जितनी भी पॉपुलेशन है, जितने भी लिविंग्स बीइंग है, उनको एग्रीकल्चर क्या प्रोवाइड करवा रहा है, फूड प्रोवाइड
करवा रहा है। फीड का मतलब होता है फूडर, मतलब एनिमल्स को हम क्या डालते हैं, चारा डालते हैं, तो चारा किस में आ जाता है, फीड में आ जाता है। अभी आप सबको पता है कि वेरियस टाइप ऑफ इंडस्ट्रीज है वो किसके ऊपर डिपेंड है, एग्रीकल्चर के ऊपर भी डिपेंड है, जिन्हें हम एग्रो बेस्ड इंडस्ट्री कहते हैं। एग्रो बेस्ड इंडस्ट्री मतलब जो एग्रीकल्चर से रॉ मटेरियल का यूज करती है, कच्चे माल का यूज करती है फॉर प्रोडक्शन, फॉर मैन्युफैक्चरिंग। तो इस टाइप की इंडस्ट्रीज को हम क्या कहते हैं, एग्रो बेस्ड इंडस्ट्रीज कहते हैं। तो एग्रीकल्चर हमें फूड प्रोवाइड कर रहा है, फीड प्रोवाइड कर रहा है एंड रॉ मटेरियल प्रोवाइड कर रहा है फॉर डिफरेंट टाइप ऑफ इंडस्ट्रीज। ओके, जैसे कि एग्रीकल्चर है, टेक्सटाइल इंडस्ट्री है, वहाँ पे कॉटन प्रोवाइड करवा रहा है, शुगर मिल्स है तो शुगर केन वगैरह प्रोवाइड करवाना, एंड जैसे बिस्किट्स फैक्ट्रीज हैं तो वहाँ पे व्हीट वगैरह, ये कहाँ से जा रहा है, ये एग्रीकल्चर से जा रहा है। फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज जो है वो भी किसके ऊपर डिपेंड होती है, एग्रीकल्चर के ऊपर डिपेंड होती है। बट जब भी हम एग्रीकल्चर की बात करते हैं तो आप सभी को पता है कि मोस्टली डायरेक्टली और इनडायरेक्टली हमारे इंडिया की 2/3 जो पॉपुलेशन है वो किसके ऊपर डिपेंड है, एग्रीकल्चर के ऊपर डिपेंड है। मोस्टली हमारे यहाँ पे जितने भी फूड प्रोडक्ट्स है या रॉ मटेरियल है वो कहाँ से आ रहा है, एग्रीकल्चर से आ रहा है। तो डियर स्टूडेंट, एग्रीकल्चर इज अ प्राइमरी एक्टिविटी। एग्रीकल्चर क्या है, ये एक प्राइमरी एक्टिविटी है। प्राइमरी एक्टिविटी, प्राथमिक क्रिया, प्राथमिक क्षेत्र, प्राइमरी सेक्टर में आ जाती है, ये हमारी एक प्राइमरी एक्टिविटी है। प्राइमरी एक्टिविटी का मतलब क्या होता है कि मतलब इसमें हम क्या करते हैं, नेचुरल रिसोर्सेज का यूज करते हैं फॉर द प्रोडक्शन ऑफ नेचुरल प्रोडक्ट। मतलब यहाँ पे हम नेचुरल रिसोर्सेज का यूज कर रहे हैं, उनका यूज करके हम नेचुरल प्रोडक्ट का क्या करते हैं, उत्पादन करते हैं। तो ये उसको हम क्या कहेंगे, प्राइमरी एक्टिविटी कहेंगे। तो ये था हमारा एग्रीकल्चर। तो एग्रीकल्चर क्या है, व्हाट इज एग्रीकल्चर? एग्रीकल्चर इज द साइंस और प्रैक्टिस ऑफ फार्मिंग इंक्लूडिंग कल्टीवेशन ऑफ सॉइल एंड फॉर ग्रोइंग ऑफ क्रॉप्स एंड रियरिंग ऑफ एनिमल्स। अभी एग्रीकल्चर जो है वो भी डिफरेंट फैक्टर्स के ऊपर क्या है, डिपेंड है। एग्रीकल्चर जो है वो अलग अलग फैक्टर्स के ऊपर डिपेंड है। ओके, कौन कौन से फैक्टर्स जो है वो एग्रीकल्चर को प्रभावित करते हैं, कौन कौन से कारक है जो कृषि को प्रभावित करते हैं? तो सबसे पहला फैक्टर आता है फिजिकल फैक्टर। अभी डियर स्टूडेंट, फिजिकल फैक्टर में क्या आता है, हमारा क्लाइमेटिक कंडीशन आती है, क्लाइमेटिक कंडीशंस आ जाती है। फिजिकल फैक्टर में रेनफॉल आ जाती है, रेनफॉल आ जाती है, टाइप्स ऑफ सॉइल। ओके, तो हमारा एग्रीकल्चर जो है, कृषि है, एज यू ऑल नो इंडिया इज रिच इन डाइवर्सिटी, इंडिया इज ब्लेस्ड विद डाइवर्सिटी। इंडिया जो है वो एक डाइवर्सिटी से रिच है, ब्लेस्ड कंट्री है। यहाँ पे अगर हम देखें तो हमारे पास जियोग्राफिकल डाइवर्सिटी है, कहीं पे माउंटेन्स है, कहीं पे प्लेन्स है, प्लेट्यूज है, डेजर्ट एरिया है, कोस्टल एरिया है। ओके, हमारे पास आइलैंड है। तो हमारा फिजिकल या जियोग्राफिकल यहाँ पे डाइवर्सिटी है। क्लाइमेट में हमारी यहाँ पे क्या है, डाइवर्सिटी है। ओके, देयर इज डाइवर्सिटी इन द रिलीफ फीचर्स ऑल्सो, देयर इज द डाइवर्सिटी इन द सॉइल। जैसे हम प्रीवियस चैप्टर में पढ़ के आ चुके हैं, देयर आर डिफरेंट टाइप ऑफ सॉइल्स इन इंडिया लाइक एलुवियल सॉइल, ब्लैक सॉइल, लैटराइट सॉइल, रेड सॉइल एंड येलो सॉइल, एरिड सॉइल एंड फॉरेस्ट सॉइल। तो ये सब किसके ऊपर डिपेंड है, ये जो टाइप ऑफ सॉइल है। ओके, रेनफॉल है इंडिया में, तो रेनफॉल भी क्या है, डाइवर्स
है, मतलब जो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रेनफॉल है इंडिया में वो भी अलग अलग है। मोस्टली हमारे इंडिया में एग्रीकल्चर है वो सबसे ज़्यादा किसके ऊपर डिपेंड होता है, हमारे मानसून के ऊपर डिपेंड होता है, क्लाइमेटिक कंडीशन के ऊपर डिपेंड होता है। सो दीज फिजिकल फैक्टर्स अफेक्ट द एग्रीकल्चरल एक्टिविटी इन इंडिया। नेक्स्ट हमारा इसमें आ जाता है टेक्नोलॉजिकल नो हाउ। अभी टेक्नोलॉजिकल नो हाउ का मतलब है कि विच टाइप ऑफ मेथड्स वी आर यूजिंग इन फार्मिंग, मतलब हम ट्रेडिशनल मेथड यूज कर रहे हैं फार्मिंग में और वी आर यूजिंग मॉडर्न मेथड्स इन फार्मिंग। तो ये चीज़ें किस में आ जाती है, टेक्नोलॉजिकल नो हाउ में आ जाती है कि विच टाइप ऑफ methods we are using in farming, like we are using a modern method of farming, इसमें irrigation tools है, अदर फार्मिंग टूल्स है लाइक ट्रैक्टर्स, ओके, मॉडर्न इक्विपमेंट्स वगैरह है। तो इस टाइप की जो चीज़ें हैं वो किस में आ जाती है, टेक्नोलॉजिकल नो हाउ में। मतलब हमें फार्मिंग करने की हमें टेक्नोलॉजी का कितना पता है, हम मॉडर्न टेक्निक्स का यूज़ कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, मॉडर्न फार्मिंग जो मेथड्स हैं उनका यूज़ कर रहे हैं या ट्रेडिशनल फार्मिंग मेथड्स का यूज़ कर रहे हैं। तो ये सब किस में आ जाता है, टेक्नोलॉजिकल नो हाउ में, कि हम कितने इक्विपमेंट्स या कौन कौन से टूल्स फार्मिंग में यूज़ कर रहे हैं। नेक्स्ट इसको प्रभावित करने वाला जो फैक्टर है वो है हमारा सोशो कल्चरल प्रैक्टिस। सोशो कल्चरल प्रैक्टिस, सोशो कल्चरल प्रैक्टिस में हम करते हैं टाइप ऑफ फार्मिंग। अभी आपने देखा होगा कि हर एरिया में अब फार्मिंग करने का, कृषि करने के अलग अलग तरीके हैं। हमारे नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स में अलग तरीके से कृषि की जाती है, नॉर्दर्न स्टेट्स में अलग तरीके से की जाती है, सदर्न स्टेट में, मतलब उनका एक अपना सोशो कल्चरल क्या है, मेथड है क्या करने का, फार्मिंग करने का। Okay, so these are the factors which affects the agriculture in India. अभी further हम इसमें करेंगे types of farming. As you all know, India is an agricultural country. Mostly the population in India is depend on agriculture, whether it is directly or indirectly. So, टाइप्स ऑफ फार्मिंग में हम यहाँ पे 3 टाइप्स की फार्मिंग इसमें पढ़ेंगे। ओके, फर्स्ट इज प्रिमिटिव subsistence farming. नेक्स्ट हमारा इसमें आ जाता है इंटेंसिव सबसिस्टेंस फार्मिंग। नेक्स्ट हमारा आ जाता है कॉमर्शियल फार्मिंग। मतलब 3 टाइप्स की फार्मिंग हम इसमें पढ़ेंगे। ओके, सो इन दोज फैक्टर्स हमने कहा था कि फार्मिंग एग्रीकल्चर है,
वो अलग अलग फैक्टर्स के ऊपर डिपेंड करती है। उन्हीं फैक्टर्स के आधार पर हमने फार्मिंग को 3 टाइप्स में यहाँ पे क्या किया है, डिवाइड किया है, क्लासिफाई किया है। अभी ये देखो, अगर हम कॉमर्शियल फार्मिंग को एक साइड छोड़ देते हैं तो यहाँ पे आपने देखा होगा इन दोनों फार्मिंग के साथ, प्रिमिटिव और इंटेंसिव के साथ एक वर्ड लगा हुआ है, सबसिस्टेंस फार्मिंग। सबसिस्टेंस का वैसे मतलब होता है छोटे पैमाने पर खेती करना। ओके, स्मॉल स्केल पर अगर जब हम कृषि करते हैं तो हम उसे क्या कहेंगे, सबसिस्टेंस फार्मिंग कहेंगे। सबसिस्टेंस का मतलब है फॉर आवर ओन सर्वाइवल के लिए जब हम खेती करते हैं तो हम उसे क्या कहेंगे, सबसिस्टेंस फार्मिंग। सबसिस्टेंस फार्मिंग को ही 2 टाइप्स में हमने डिवाइड कर दिया है, प्रिमिटिव और इंटेंसिव सबसिस्टेंस फार्मिंग। ओके, प्रिमिटिव एज अ वर्ड यू नो, प्रिमिटिव का मतलब क्या होता है, एंशियंट। तो एंशियंट टाइप की जो फार्मिंग होती है वो किसके अंतर्गत आती है, प्रिमिटिव सबसिस्टेंस फार्मिंग के अंतर्गत आती है। अभी प्रिमिटिव सबसिस्टेंस फार्मिंग में क्या होता है कि जब हम ट्रेडिशनल टूल्स या टेक्निक्स को लेकर क्या करते हैं, कृषि करते हैं छोटे पैमाने पर, तो हम उसे कहेंगे प्रिमिटिव सबसिस्टेंस फार्मिंग। मतलब हम इसमें स्मॉल पैचेस होती है लैंड के, छोटे छोटे टुकड़े होते हैं भूमि के, भूमि के छोटे टुकड़ों पर हम क्या करते हैं, खेती करते हैं ट्रेडिशनल मेथड यूज करके, लाइक हो, डाउ एंड डिगिंग स्टिक्स वगैरह का यूज करके हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, खेती कर रहे हैं। इसका एक बहुत ही अच्छा एग्जाम्पल है स्लैश एंड बर्न। स्लैश एंड बर्न, ओके, स्लैश एंड बर्न। अभी वर्ड से ही पता है, स्लैश करना मतलब काट देना, ओके, एंड बर्न करना मतलब क्या होता है, जला देना। तो इस फार्मिंग को हम वैसे शिफ्टिंग एग्रीकल्चर भी कहते हैं। इसका दूसरा नेम क्या है, ओके, शिफ्टिंग एग्रीकल्चर। अभी इसमें क्या होता है, स्लैश एंड बर्न फार्मिंग में, ये बहुत ही प्रिमिटिव मेथड है फार्मिंग का। इसमें भूमि के एक छोटे टुकड़ों पर जो नेचुरल एग्जिस्टिंग जो वेजिटेशन होती है, मतलब उसके ऊपर जितनी भी वेजिटेशन खड़ी होती है, तो उसको पहले क्या किया जाता है, काट दिया जाता है। समझ लो यहाँ पे ये वेजिटेशन है, ओके, तो हम क्या करते हैं, एक स्मॉल पैच लेते हैं भूमि का, उसके ऊपर जितनी भी वेजिटेशन है उसको क्या कर देते हैं, पहले कट कर देते हैं। उस वेजिटेशन को कट करने के बाद हम उसे क्या करते हैं, बर्न कर देते हैं, ठीक है, कट करते हैं वेजिटेशन को, बर्न करते हैं। बर्न करने के बाद जो राख बच जाती है, ऐश बच जाती है, उसका एज अ नेचुरल फर्टिलाइजर हम यहाँ पे क्या करते हैं, यूज करते हैं। तो ये हो गया हमारा स्लैश एंड बर्न एग्रीकल्चर। अभी इसमें आगे फर्दर क्या होता है, जब 1 साल के लिए हम खेती करते हैं तो जो हमारी सॉइल की जो फर्टिलिटी है या लैंड की जो फर्टिलिटी है वो क्या हो जाती है, खत्म हो जाती है। तब हम जो है नेक्स्ट लैंड पे, स्मॉल पैच ऑफ लैंड पे क्या हो जाते हैं, शिफ्ट हो जाते हैं। सेम प्रोसेस हम यहाँ पे भी करते हैं सेकेंड पैच पे, ओके। अभी फर्दर हम इसको खाली छोड़ देते हैं, फैलो छोड़ देते हैं। क्यों छोड़ देते हैं, ताकि इसकी नेचुरल वेजिटेशन जो है वो दोबारा से क्या हो सके, फर्टिलिटी जो है वो रिप्लेनिश हो सके, मतलब वो दोबारा से अपनी फर्टिलिटी को गेन कर सके। अभी यहाँ पे जब हम खेती करते हैं तो वही प्रोसेस चलती है, स्लैश किया, बर्न किया, और जो ऐश है उसका एज अ नेचुरल फर्टिलाइजर खेतों में हमने यूज किया। अभी एक खेती करने के बाद या 2 क्रॉप्स लेने के बाद जब ये इसकी फर्टिलिटी कम हो जाती है, देन वी शिफ्ट ऑन द अनदर पैच ऑफ लैंड। दैट्स व्हाई स्लैश एंड बर्न इज नोन एज शिफ्टिंग एग्रीकल्चर। इसीलिए हम इसी क्या कहते हैं, शिफ्टिंग एग्रीकल्चर, बिकॉज वी आर शिफ्टिंग ऑन द अनदर प्लॉट ऑफ लैंड देन अनदर प्लॉट ऑफ लैंड आफ्टर ईच ईयर। तो यहाँ पे ऐसा करने से क्या होता है कि जो पहले वाली जो पैचेस होती है उसमें अपनी फर्टिलिटी ये लोग फिर से गेन कर लेते हैं, ओके। अभी क्या है कि स्लैश एंड बर्न जो एग्रीकल्चर है ये एक ऐसा मेथड है, ठीक है, कि जिसमें क्या होता है कि हम ये किसके ऊपर डिपेंड होता है, मानसून के ऊपर डिपेंड होता है, ओके।
मानसून के ऊपर डिपेंड होता है। इसमें हम किसी भी तरह का केमिकल फर्टिलाइज़र है या पेस्टिसाइड्स है उन चीज़ों का यूज़ नहीं करते, मॉडर्न टेक्निक्स का यूज़ नहीं करते, अलग से हम इसमें फर्टिलाइज़र नहीं डालते। ये ओनली नेचुरल फर्टिलिटी का यूज़ करके ही यहाँ पे क्या की जाती है, खेती की जाती है। तो ये हो गई हमारी स्लैश एंड बर्न एग्रीकल्चर। एज यू नो स्लैश एंड बर्न एग्रीकल्चर है या शिफ्टिंग एग्रीकल्चर है, जिसे हमारे नॉर्थ ईस्ट इंडिया में झूमिंग के नाम से भी जाना जाता है। इसके जो अलग अलग नाम से इसको बुलाया जाता है। ओके, इसको जैसे कि दीपा बोलते हैं हम बस्तर और अंडमान एंड निकोबार आइलैंड में। अगर देखा जाए तो अलग अलग कंट्रीज है, जैसे कि मिल्पा जो है इसका नेम है कहाँ पे, मैक्सिको एंड सेंट्रल अमेरिका में इसे मिल्पा के नाम से बुलाया जाता है। तो इसके जो स्लैश एंड बर्न जो एग्रीकल्चर है उसको अलग अलग नामों से क्या है हर जगह पे बुलाया जाता है। अभी इसका रिजल्ट क्या है, तो आपने देखा होगा कि अ लेयर ऑफ ऐश जो है, जब हम स्लैश और बर्न करते हैं तो एक लेयर आ जाती है राख की, तो वो एज अ न्यूली क्लियर जो लैंड होता है उसको क्या प्रोवाइड करता है, फर्टिलिटी प्रोवाइड करता है, न्यूट्रिएंट्स रिच लेयर इसमें प्रोवाइड करते हैं। तो ये मोस्टली आपने देखा होगा जो फॉरेस्ट में रहने वाले लोग हैं या जो आदिवासी हैं, ओके, तो वो लोग किस टाइप की खेती करते हैं, स्लैश एंड बर्न एग्रीकल्चर करते हैं। नेक्स्ट हम देखेंगे इंटेंसिव सब्सिस्टेंस फार्मिंग। एज यू नो डियर स्टूडेंट्स, ये इंटेंसिव है, मतलब ये ऐसे एरिया में की जाती है जहाँ की पॉपुलेशन क्या होती है, बहुत हाई होती है, हाई पॉपुलेशन एरिया होता है। ओके, हाई पॉपुलेशन एरिया होता है, यह लेबर इंटेंसिव होती है, क्लियर। अभी ये ऐसे एरिया में खेती की जाती है जहाँ पे पॉपुलेशन क्या है, बहुत ज़्यादा है, और जहाँ पे आपने सुना होगा राइट ऑफ इनहेरिटेंस जो एक्ट है, मतलब जो हमारी भूमि है वो क्या है, पीढ़ी दर पीढ़ी बढ़ जाती है। तो यहाँ पे भूमि के जो टुकड़े होते हैं वो भी बहुत छोटे होते हैं, मतलब किसानों के पास छोटे छोटे खेत होते हैं जिसमें, और वहाँ का एरिया बहुत ही हाई पॉपुलेटेड है जिसमें लेबर इंटेंसिव मेथड्स का वो यूज़ करते हैं, मतलब फैमिली मेम्बर्स वहाँ पे क्या करते हैं, एज अ लेबर काम करते हैं। फर्दर ये क्या करते हैं, यहाँ पे हाई डोजेस ऑफ फर्टिलाइजर्स है या पेस्टिसाइड्स है उसका यूज करते हैं, ताकि एक छोटे से भूमि के टुकड़े में ज़्यादा से ज़्यादा क्या किया जा सके, प्रोडक्शन किया जा सके। तो इस हिसाब से हमारी जो ये इंटेंसिव, देखो सेम ही है, यहाँ पे भी भूमि का छोटा टुकड़ा है, बट यहाँ पे प्रिमिटिव मेथड हम यूज कर रहे हैं। यहाँ पे क्या है कि हम वहाँ पे फर्टिलाइजर्स डाल रहे हैं और भी बहुत ज़्यादा क्या डालते हैं मतलब पेस्टिसाइड्स वगैरह डालते हैं, और लेबर इंटेंसिव है ताकि हम बहुत ज़्यादा क्या कर सके, प्रोडक्शन कर सके। यहाँ पे ओवर इरिगेशन भी किया जाता है, इरिगेशन मेथड्स का भी यूज किया जाता है, बहुत ज़्यादा इरिगेशन का यहाँ पे यूज़ किया जाता है। क्यों किया जाता है, क्योंकि ये अपनी नीड्स को सेटिस्फाई करने के लिए बहुत ज़्यादा प्रोडक्शन कर सके, बहुत ज़्यादा प्रोडक्शन ये कर सके। तो ये हमारी हो गई इंटेंसिव सब्सिस्टेंस फार्मिंग। फिर हमारा नेक्स्ट इसमें आ जाता है कॉमर्शियल फार्मिंग। एज अ वर्ड आपको पता है, कॉमर्शियल मतलब वाणिज्यिक स्तर के लिए जो खेती की जाती है उसे हम क्या कहेंगे, कॉमर्शियल फार्मिंग। हमारा जैसे कि कॉमर्शियल फार्मिंग नेम से ही पता है आपको कि ये कॉमर्शियल फार्मिंग जो है बहुत बड़े पैमाने पर की जाती है। इस पे हम लार्ज स्केल पे क्या करते हैं, फार्मिंग करते हैं। ओके, यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, हाई यील्डिंग वैरायटी जो सीड्स होते हैं, HYV जो सीड्स होते हैं उसका हम क्या करते हैं, यूज करते हैं। बायोकेमिकल यहाँ पे केमिकल फर्टिलाइजर्स है, पेस्टिसाइड्स है, मॉडर्न इक्विपमेंट्स है, इन सभी का यूज करके हम बड़े पैमाने पर क्या करते हैं, फार्मिंग करते हैं फॉर द कॉमर्शियल यूज। मतलब यहाँ पे अभी हमने क्या था कि प्रिमिटिव सब्सिस्टेंस फार्मिंग में जो फार्मर्स होते हैं खुद के निर्वाह के लिए खेती करते हैं, ओके,
खुद के निर्वाह के लिए खेती करते हैं। इंटेंसिव सब्सिस्टेंस फार्मिंग में मतलब भूमि के स्मॉल पैचेस होते हैं बट पॉपुलेशन ज़्यादा होने के कारण यहाँ पे ये जो है हाई डोजेज ऑफ फर्टिलाइजर और इरिगेशन का यूज़ करके क्या किया जाता है, फार्मिंग किया जाता है। यहाँ पे मॉडर्न टेक्निक्स कोई भी इरिगेशन सिस्टम यूज़ नहीं किया जाता। यहाँ पे फार्मर किसके ऊपर डिपेंड होता है, मानसून के ऊपर डिपेंड होता है। कॉमर्शियल फार्मिंग में हम इरिगेशन, मॉडर्न इरिगेशन टेक्निक्स का यूज़ कर रहे हैं, लार्ज स्केल पे खेती कर रहे हैं, HYV सीड्स का यूज़ कर रहे हैं, फर्टिलाइजर्स है, पेस्टिसाइड्स है। इंसेक्टिसाइड्स वगैरह है उसका हम यूज़ कर रहे हैं, मॉडर्न टेक्निक्स का यूज़ कर रहे हैं। का यूज़ कर रहे हैं क्या करने के लिए, फार्मिंग करने के लिए। तो कॉमर्शियल फार्मिंग जो है ये अलग अलग स्टेट्स के लिए अलग अलग हो सकती है। लाइक पंजाब और हरियाणा के लिए, ओके, पंजाब और हरियाणा के लिए राइस और पैडी की जो खेती हम करते हैं या चावल या धान की जो खेती करते हैं वो हमारे लिए क्या हो सकती है, कॉमर्शियल फार्मिंग हो सकती है। बट अगर ओडिशा में चावल की खेती की जा रही है या वेस्ट बंगाल में चावल की खेती की जा रही है तो वो उनकी क्या है, स्टेपल क्रॉप है, फूड क्रॉप है वहाँ के लिए वो कॉमर्शियल फार्मिंग नहीं हो सकती। ओके, जैसे कि साउथ स्टेट्स में अगर हम गेहूं की खेती कर रहे हैं वो लोग, तो उनके लिए वो क्या हो सकती है, कॉमर्शियल फार्मिंग होती है। तो कॉमर्शियल फार्मिंग में जितनी भी क्रॉप्स आती है वो अलग अलग स्टेट्स के लिए अलग अलग हो सकती है। कॉमर्शियल फार्मिंग के अलावा एक फार्मिंग इसी में आ जाती है जिसे हम कहते हैं प्लांटेशन, प्लांटेशन फार्मिंग। अभी प्लांटेशन में क्या होता है कि एक ही टाइप्स की क्रॉप को क्या किया जाता है, बड़े पैमाने पर उगाया जाता है, जिसे हम बागान भी कहते हैं। टी क्रॉप्स है जैसे कि शुगर केन है, कॉटन है। तो इस टाइप की क्रॉप्स जो है वो किसके अंतर्गत आ जाती है, प्लांटेशन फार्मिंग में। जैसे कि टी है तो टी के क्या होते हैं, बागान होते हैं, प्लांटेशन होते हैं। तो वो बड़े पैमाने पर एक लार्ज स्केल पर एक ही तरह की क्रॉप्स को जब हम उगाते हैं तो हम उसे क्या कहेंगे, प्लांटेशन फार्मिंग कहेंगे। तो ये हमारा था फार्मिंग पैटर्न इन इंडिया या टाइप्स ऑफ फार्मिंग इन इंडिया। ओके, नेक्स्ट हम इसमें करेंगे क्रॉपिंग पैटर्न। क्रॉपिंग पैटर्न और क्रॉपिंग सीजन भी आप इसे बोल सकते हो, क्रॉपिंग सीजन इन इंडिया। ओके, तो क्रॉपिंग सीजन के हिसाब से हम इंडिया को 3 सीजन्स में क्या करते हैं, डिवाइड करते हैं। इंडिया में 3 सीजन्स के हिसाब से फसल जो है वो बोई जाती है या एग्रीकल्चर किया जाता है, जैसे कि रबी, खरीफ एंड जायद। ओके, रबी, खरीफ एंड जायद। तो रबी, एज यू ऑल नो, रबी की जो फसल है वो कब की जाती है, विंटर सीजन में। मतलब जो विंटर सीजन में जो खेती की जाती है उसे हम क्या कहेंगे, रबी की क्रॉप्स कहेंगे। मतलब यहाँ पे क्या होता है, जो क्रॉप्स है वो कब बोई जाती है, अक्टूबर से दिसंबर के बीच में हम यहाँ पे फसल को क्या करते हैं, उगाना स्टार्ट करते हैं। क्रॉप्स जो है वो कल्टीवेट की जाती है, बोई जाती है। फिर उसके बाद जो हार्वेस्टिंग होती है इसकी कब होती है, अप्रैल वगैरह। ओके, अप्रैल के टाइम पे जब इसकी हार्वेस्टिंग होती है। मतलब रबी की क्रॉप्स को जब उगाया जाता है तो यहाँ पे कौन सा सीजन होता है, विंटर सीजन होता है। जब काटा जाता है तो जब ये राइप होती है फसल तो उस टाइम के लिए इसके लिए मतलब क्या होनी चाहिए, जो हमारी हीट है, टेम्परेचर है वो बहुत अच्छा होना चाहिए, सनलाइट अच्छी होनी चाहिए फसल पकने के लिए।
तो ये रबी की क्रॉप्स जो है मोस्टली कौन से सीजन में होती है? विंटर सीजन। ओके, विंटर सीजन में हम इसे क्या करते हैं? उगाते हैं। इस टाइप की क्रॉप्स में आ जाती है हमारी व्हीट, ग्राम है, मस्टर्ड है। तो इस टाइप की जो फसल है हम वो कब करते हैं? रबी सीजन में। नेक्स्ट हमारा जो सीजन आता है खरीफ सीजन। खरीफ सीजन में हम जो है कल्टीवेशन कब करते हैं? ऑन द ऑनसेट ऑफ मानसून। ओके, ऑनसेट ऑफ मानसून में जब मानसून शुरू होता है तब हम क्या करते हैं? रबी की फसल उगाते हैं। और ये इसका जो हार्वेस्टिंग होती है वो कब होती है? अब सितंबर अक्टूबर में इसको हम क्या करते हैं? हार्वेस्ट करते हैं। तो ये हमारी खरीफ क्रॉप्स आ जाती है। अभी आप सभी को पता है जो हमारी खरीफ क्रॉप्स है उसमें राइस है, कॉटन वगैरह है। तो ये कौन से सीजन में उगाई जाती है? खरीफ सीजन में उगाई जाती है। उसके बाद जो थर्ड एक हमारा आ जाता है जायद। मतलब जायद वो सीजन है रबी और खरीफ के बीच में, जब एक टाइम होता है जिसमें हम किसी भी तरह की फसल नहीं होती है, एक टाइम बच जाता है। तो उस टाइम पीरियड के दौरान जो फसल उगाई जाती है, जो क्रॉप्स उगाई जाती है, उसे हम क्या कहते हैं? जायद कहते हैं। ये इन दोनों रबी और खरीफ जो सीजन है दोनों के बीच में एक टाइम पीरियड होता है। लाइक कुकुम्बर है, वाटरमेलन है। तो ये सारी जो है ये किस में होती है? जायद सीजन में होती है। तो इंडिया में हमारे पास ये 3 क्रॉपिंग सीजन है, रबी, खरीफ एंड जायद। रबी मतलब विंटर सीजन, खरीफ आप लगा सकते हो समर या ऑनसेट ऑफ मानसून या रेनी सीजन के बाद। ओके, और जायद जो है ये दोनों के बीच में, मतलब विंटर सीजन और जो है खरीफ है मानसून के बीच का जो टाइम है उसमें उगाई जाने वाली फसल को हम क्या कहेंगे? जायद कहेंगे। क्लियर? इट इज तो ये हमारा क्या है? क्रॉपिंग पैटर्न इन इंडिया है, क्रॉपिंग सीजन है। तो इन सीजन्स के हिसाब से ही हम अपनी फसल को क्या करते हैं? उगाते हैं। ये नहीं है कि रबी का सीजन है और हम यहाँ पे राइस की खेती कर रहे हैं। ओके, मतलब इंडिया में कितनी वैरायटीज ऑफ फूड्स है, फ्रूट्स है, वेजिटेबल्स है। इन सभी को उगाने के लिए एक सीजन होता है, एक टेम्परेचर होता है, एक क्लाइमेटिक कंडीशन होती है, एक सॉइल होती है, टाइप ऑफ सॉइल होती है। ओके, ये सारे फैक्टर्स उसको क्या करते हैं? प्रभावित करते हैं। दैट्स व्हाई हमारा जो क्रॉपिंग पैटर्न है उसको हमने क्या किया है? 3 सीजन्स में डिवाइड किया है। तो डियर स्टूडेंट्स, आज का टॉपिक हमारा यहीं पे खत्म हो रहा है। अगर आपको कोई डाउट हो तो आप अपने कमेंट्स बॉक्स में डाल सकते हो। देन वी विल क्लियर इट इन द नेक्स्ट सेशन। थैंक यू।